और YouTube वालों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हो? जैसे मैंने वादा किया था, आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैं फिर से अपना लाइव लेके आप सबके सामने हूँ आज। मैं हूँ नवकिरण कौर, MSc नर्सिंग फ्रॉम PGI चंडीगढ़। क्वालिफिकेशन मेरी ये है, मेरी स्पेशलिटी है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, राइट। एंड मैं पिछले 15 साल से टीचर हूँ। मैं नर्सेस को टीच कर रही हूँ। मैंने इंडिया में वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करी है, बेड साइड भी जॉब करी है, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ ट्यूटर, एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर। मैं पिछले इतने सालों से जॉब कर रही हूँ, लोगों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनकी जिंदगियां बना रही हूँ, उनके करियर बना रही हूँ। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के थ्रू थाउजेंड्स ऑफ नर्सेज ने बेनिफिट लिया। पहले गवर्नमेंट जॉब्स ली इंडिया में, बहुत साल मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पढ़ाया है लोगों को। और उसके बाद CPNRE, REXPN और अब NCLEX-RN। तो आप सब लोगों का स्वागत है नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के इस लर्निंग इनिशिएटिव में। तो आज जैसे कि आपको पता है कि हर सैटरडे हम लोग लाइव होते हैं एक जबरदस्त क्लास के साथ। एक्चुअली मेरे को आइडिया कहाँ से आती है कि किस क्लास पे लाइव सेशन लेना चाहिए? जो आप चैट लगाते हो नीचे ना, जब लाइव चलता है तो नीचे आप चैट लगाते हो ना, सब लोग बोलते हो, मैसेजेस छोड़ते हो, तो उसमें आप लिखोगे, आज भी आप लिखोगे कौन से टॉपिक्स पे आपको नेक्स्ट लाइव चाहिए। फिलहाल जो आज का लाइव है वो साटा क्वेश्चंस पे है, साटा पराठा मैं इस तरह से इनको बोलती हूँ। साटा क्वेश्चन थोड़े खतरनाक होते हैं। बेसिकली साटा क्वेश्चन से सब लोगों को डर लगता है। NCLEX-RN की कोचिंग देते हैं नवकिरण नर्सिंग क्लासेस पे हम लोग, और REXPN की भी कोचिंग देते हैं। तो दोनों चीजों की क्लासेस जो है वो यहाँ पे चलती हैं। और NCLEX-RN में जो सबसे ज्यादा डर लोगों को लगता है वो साटा क्वेश्चन से लगता है। आज का सेशन ऐसा सेशन होने वाला है कि इस सेशन को करने के बाद आपको साटा क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं सब लोगों को देना चाहती हूँ। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आप देखिए लाइव भी ज्वाइन करते हैं, आप चीजें सीखते भी हैं। एक तो आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा ही यूजफुल कंटेंट आपको मिलता है। ठीक है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम लाइव का पता नहीं चलता। वो लाइव का पता आपको नहीं चलेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है। ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये बतानी है कि नवकिरण नर्सिंग क्लासेस की अपनी ऐप भी है। देयर इज ऐप फॉर नवकिरण नर्सिंग क्लासेस। तो उस नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और उस ऐप में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा। और कल हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस भी करने वाले हैं। कल से फ्री मटेरियल सेक्शन में कुछ और चीजें हम लोग अपलोड करेंगे, और उसमें आपको बहुत सारा एक्सेस मिलेगा। आपके पास फ्री मॉक टेस्ट है करने के लिए, आपके पास कुछ स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिलता है, और इसके साथ साथ कुछ यूजफुल वीडियोस भी हैं जो उसमें अपलोडेड है। तो यू कैन सी दैट। और अगर आपको नवकिरण नर्सिंग क्लासेस का पैकेज खरीदना है NCLEX-RN REXPN के लिए, तो हमारे ऑफिस में डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। नंबर हमारा नीचे फ्लैश होता रहेगा स्क्रीन पे। तो आज का लाइव जो है ना ये ना सिर्फ साटा क्वेश्चंस के लिए, बल्कि जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉर्मली भी करते हो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। एंड डजंट मैटर आप किस टेस्ट के लिए जा रहे हो, राइट। नॉट ओनली फॉर NCLEX-RN, ये दूसरे कोई भी एग्जाम है ना नर्सिंग का, उसके लिए हेल्पफुल होता है। आपको पता है मेरी क्लासेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। बेसिकली इसमें आपको सिर्फ NCLEX नहीं, नर्सिंग सिखाई जाती है। ओके। तो आज का सेशन स्पेशल है साटा क्वेश्चन स्ट्रेटजीज बाय नवकिरण, अ फ्री लर्निंग इनिशिएटिव बाय NNC। मे आई रिक्वेस्ट टू गो टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज जी। तो व्हाट इज साटा? बहुत सारे लोग मुझे ना चैट सेक्शन में ये भी पूछते हैं, या कमेंट सेक्शन जो जब हम वीडियोस वगैरह डालते हैं कि मैम साटा होता क्या है। साटा का फुल फॉर्म होता है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक तो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन होगा, नीचे चॉइसेस होंगी, उनमें से एक करेक्ट है, वही आपको चूज करनी है। लेकिन साटा में ऐसे नहीं होता है। साटा में आपको ऑप्शंस जो दी होती हैं उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो बेसिकली इन दीज क्वेश्चंस यू आर प्रेजेंटेड विद अ सिनेरियो, प्रॉब्लम एंड अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल आंसर चॉइसेस। एक सिनेरियो दिया होगा, एक नर्सिंग प्रॉब्लम दी होगी, नीचे काफी सारी चॉइसेस होंगी, उनमें से जितनी करेक्ट है उनको टिक करना है।
इस चीज को हम लोग बोलते हैं साटा, यानी कि एक ही टिक नहीं करनी है, मल्टीपल ऑप्शंस को आपको टिक करना है। अब साटा में एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। कई बार जो साटा होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है चूज एनी 4, राइट, कई बार नहीं लिखा होता। साटा जहां पे भी लिखा होगा सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, उसका मतलब है जितने भी एप्लीकेबल है उनको सिलेक्ट करें, तो इसका मतलब होता है साटा। तो जस्ट वन ऑप्शन चूज करने की बजाय आप वो सारे करेक्ट रिस्पॉन्सेज चूज करते हो जो कि आपको चूज करने चाहिए आंसर में। एंड देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इंक्लूडिंग ऑल और सम। हो सकता है साटा में सारे ऑप्शन ही करेक्ट हो और हो सकता है साटा में कुछ ही ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब साटा। आगे चलिए, हाउ साटा इज स्कोर्ड फॉर एनक्लेक्स आरएन। एज ऑफ 2023 एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन ने काफी बड़ी बड़ी चेंजेस करी थी टेस्ट में। उससे पहले एनक्लेक्स आरएन था, 2023 में एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन आ गया था। अब जो तो एनक्लेक्स पुराना था 2023 से पहले, उसमें साटा क्वेश्चंस में क्या होता था, जैसे लेट अस सपोज कोई साटा क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 5 6 ऑप्शंस हैं, उनमें से 4 करेक्ट है, आपने 4 की जगह पे 3 चूज कर ली या आपने 4 की जगह पे 5 चूज कर ली, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। मतलब साटा में कोई पार्शियल क्रेडिट नहीं था 2023 से पहले, लेकिन 2023 के बाद साटा में पार्शियल क्रेडिट आ गया भाई साहब। मतलब साटा क्वेश्चन में अगर आपको 3 ऑप्शन चूज करनी है, उसमें से 2 चूज करते हो और दोनों करेक्ट है, तो 2 के नंबर मिलेंगे आपको, तीसरे के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल क्रेडिट। सो जितने भी क्वेश्चन के आंसर आप सही चूज करोगे, जितने ऑप्शंस आप सही चूज करोगे, उसके नंबर मिल जाएंगे, जो नहीं चूज करोगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो पार्शियल मार्किंग होने लग गई। लेकिन एक और चेंज हुआ, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने लग गई। अगर आपको 3 ऑप्शन चूज करने थे, आपने चूज तीनों करे, लेकिन केवल 2 करेक्ट है, एक आपने गलत चूज कर लिया, तो जो एक गलत चूज करे ना, उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो कि 2 आपने करेक्ट करे हैं उनमें से कट जाएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअली तो क्लैरिटी नहीं है कि कितना काटते हैं ये नेगेटिव मार्किंग में, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये सोचने के लिए बोलती हूँ कि आप -1 लगा के चलो। अगर आप 3 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट कर रहे हो, सॉरी 3 आपने चूज करने थे, 3 कर लिए, 2 करेक्ट है, 1 गलत है, तो आपके जो नंबर मिलेंगे वो आपको 2 नहीं 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 नेगेटिव हो जाएगा। आगे चल के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। कंसीडर अ साटा क्वेश्चन विद 4 ऑप्शंस। लेट अस सपोज एक साटा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस हैं, वेयर 2 आर करेक्ट, ए एंड सी, ठीक है। एक साटा क्वेश्चन है, नीचे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से 2 ही करेक्ट हैं, और वो कौन से हैं, ए एंड सी, और 2 इनकरेक्ट हैं, यानी कि बी और डी इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर तो आपने ए और सी ही चूज किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सही आंसर चूज किया। ये देखो ना सिनेरियो 1, इफ यू सिलेक्ट ए एंड सी यू रिसीव फुल क्रेडिट, ओके। और अगर आप चूज करते हो ए सी एंड बी, ए और सी आपने करेक्ट चूज किया है लेकिन बी को आपने गलत चूज कर लिया, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको केवल 1 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि बी आपने गलती से चूज कर लिया था, उसकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए और सी करेक्ट था, आपने बी गलती से सिलेक्ट कर लिया, तो बी की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो कि ए और सी में से कट जाएगी। तो आपको जहां पे 2 नंबर मिलने थे वहां पे आपको 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। इफ यू सेलेक्ट ओनली ए और सी, अगर आप ए और सी में से 1 ही चूज करते हैं तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, आपको 2 नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गैसिंग के लिए नेगेटिव मार्किंग कर दी। अगर आप गलत ऑप्शन चूज करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप सही ऑप्शन चूज करते हो तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने सही आपने चूज किए। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये चीज बोलती हूँ कि हिट एंड ट्रायल मत करो साटा में। जिस आंसर के बारे में आप 100% श्योर होते हो ना, उसी को टिक करके आया करो। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आप श्योर नहीं हो तो उसको टिक मत करो, क्योंकि वो आपकी सही चूज करी हुई ऑप्शंस को भी ले डूबेगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जी, ये फर्स्ट एग्जांपल है। अब सब लोग अपनी नोटबुक्स और पेन लेके बैठ जाओ और ये क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। इसके ऑप्शंस मैं भी पढ़ देती हूँ आपके लिए, देखते हैं तुम्हारा कितना सही होता है। तो पहली एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि साटा क्वेश्चन क्या होते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हु इज ऑन फ्रूजेमाइड। हार्ट फेलियर का पेशेंट है, फ्रूजेमाइड AKA लेसिक्स पे है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड द नर्स मॉनिटर फॉर दिस क्लाइंट? साटा ऐसे लिखा होगा, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब ये नहीं बताया ना कितनी ऑप्शंस चूज करनी है, सिर्फ ये बताया कि ये साटा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन चूज करिए जो जो अप्लाई होती हैं। पेशेंट हार्ट फेलियर का है, फ्रूजेमाइड पे रखा हुआ है, क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज है हाइपोकैलेमिया, सबसे पहला ऑप्शन। अब अपने दिमाग में सोचिए ये हो सकता है कि नहीं जब हम लेसिक्स देते हैं। हाइपरटेंशन, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर वेट गेन, क्या डायूरेटिक देने से वेट गेन होता है? सोचिए अपने दिमाग में। हाइपरनेट्रेमिया, क्या डायूरेटिक्स देने से हाइपरनेट्रेमिया होता है? देन मसल क्रैम्प्स, क्या मसल क्रैम्प पड़ते हैं ऐसे पेशेंट को जिसको लेसिक्स जा रहा है? देन ओलिग्यूरिया होता है कि नहीं होता जब आप डायूरेटिक देते हो? तो ये सारे ऑप्शंस, एक एक ऑप्शन को अपने दिमाग में सोचिए जरा, 1 मिनट देती हूं मैं आपको, इसका आंसर ढूंढिए क्या है। साटा है, मल्टीपल आंसर्स हैं इसके, इसका एक करेक्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल करेक्ट होंगे, तो आप सोचिए कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है। प्लीज टेक योर टाइम, और जब लोग आंसर लिखना शुरू कर देना टीम मेरे को बता देना प्लीज। और सबने सोच के आंसर करना है भाई, ऐसा सोचो तुम्हारा एग्जाम चल रहा है। तो साटा क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, साटा क्वेश्चन दिमाग लगा के करने होते हैं। ए एंड ई, ए डी एंड ई। दोबारा से सोचो, सब लोग सोच के करो भाई आंसर। अगर तुमने एक करेक्ट, 2 करेक्ट भी कर दिए, 3 भी करेक्ट कर दिए, कोई एक गलत कर दिया, तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। प्लीज ध्यान से सोचो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। जब आप डायूरेटिक्स देते हो तो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पेशेंट में, किस लिए दे रहे हो ये सोचो, पहले करते क्या है डायूरेटिक ये सोचो। एज अ नर्स क्या इसमें वो हो सकता है, क्या ऐसी चीज हो सकती है जो इन्फॉर्म करनी पड़ सकती है जी? ओके, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी डन विद दिस। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हम आंसर देखेंगे। करेक्ट रिस्पॉन्स है ए एंड ई। ए एंड ई इज अ करेक्ट आंसर। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने यही लिखा होगा, ए एंड ई। अब जो बच्चा डी लिख रहा था वो क्यों लिख रहा था डी? डी में तो हाइपरनेट्रेमिया होता है। जब आप फ्रूजेमाइड देते हो इट रिजल्ट्स इन लूजिंग ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, और सोडियम का तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि बॉडी में से सोडियम निकालेगा, वाटर निकालेगा, तभी तो हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा ना, तभी तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड कंट्रोल होगा। आप ये सोच रहे हो कि डिहाइड्रेट हो रहा है पेशेंट, लेकिन भैया यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट भी तो निकल रहे हैं ना पानी के साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया, विच इज करेक्ट। फ्रूजेमाइड इज अ लूप डायूरेटिक, रिजल्ट्स इन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। वैसे भी हाइपोकैलेमिया एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, डायूरेटिक्स की, और वैसे भी हाइपोकैलेमिया लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है इफ नॉट ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्ली और ट्रीटेड प्रॉपर्ली। तो हाइपोकैलेमिया के लिए हम लोग देखते हैं, कभी भी आप डायूरेटिक देते हो आप हमेशा पेशेंट को एडुकेट करते हो हाई पोटेशियम फूड लो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाइपरटेंशन, इनकरेक्ट है, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स देने से क्या होता है, हाइपोटेंशन ना कि हाइपरटेंशन। वेट गेन, अरे भाई डायूरेटिक देते हो तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है, वेट लूज होता है, ना कि वेट गेन होता है। देन हाइपरनेट्रेमिया, इनकरेक्ट, क्योंकि फ्रूजेमाइड टिपिकली आपकी बॉडी में से सोडियम निकालता है ना कि रिटेन करता है। देन मसल क्रैम्प्स, ये करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फ्रूजेमाइड देते हो वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स गेट लॉस्ट, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम, तो उसकी वजह से आपकी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं। अगर मसल्स में क्रैम्प्स पड़ रही है तो दिस शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली, क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीजेमिया और हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट कर सकता है। उसके बाद होता है हमारे पास ओलिग्यूरिया, इनकरेक्ट है, क्योंकि डायूरेटिक्स देने के बाद पॉलीयूरिया होता है ना कि ओलिग्यूरिया होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चला साटा क्वेश्चन कैसे आपके ब्रेन के साथ प्ले करते हैं, आपको साथ ही साथ मिलती जुलती हुई ऑप्शंस दे देते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, जस्ट वैसे दिखाया था तुम्हें कि एक्चुअली साटा क्या होते हैं, जो बिगिनर्स हैं जिनको पता ही नहीं साटा क्या होते हैं, राइट। चलिए आगे। ओके, अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि साटा क्वेश्चन को मास्टर कैसे करना है। मतलब बहुत सारे मेरी क्लास में बच्चे बोलते हैं मैम बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है, हमारे साटा में नंबर कट जाते हैं। आज मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगी कि इसके बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैम साटा में नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। और एक और चीज अच्छी बताऊं, इस प्रेजेंटेशन के बाद ये मैं पूरी की पूरी पीपीटी फ्री में डाउनलोड करूंगी अपनी ऐप में। तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो, ये पूरी की पूरी पीपीटी का एक्सेस अगर लेना है तो। लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजीज है, बड़ी मेहनत से मैंने इधर उधर से पूरा स्टडी करके साटा के बारे में मैंने कंपाइल किया है इसमें सारा, ठीक है। तो इधर देखिए, हाउ टू मास्टर साटा क्वेश्चन, स्ट्रेटजी नंबर 1,
रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहली चीज, जब आप अपने एग्जाम में जाते हो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कम से कम 3 बारी क्वेश्चन रीड करा करो, 3 टाइम्स। एनक्लेक्स आरएन में कुछ भी ऐसे परोसा हुआ नहीं मिलता है। एनक्लेक्स आरएन में हर एक चीज जनरेट करनी पड़ती है क्रिटिकल थिंकिंग करके, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन डालते हैं। यू शुड रीड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली। इधर देखिए, अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग इंक्लूडिंग द कंडीशन एंड द सिचुएशन डिस्क्राइब। कंडीशन क्या है, आपके पेशेंट की क्या कंडीशन है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कौन सी कंडीशंस के अंडर आप काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा बिजी है आपका यूनिट या फ्री है। एक चीज याद रखना, एनक्लेक्स आरएन में आपके पास स्टाफ प्लेंटी में होता है, आपके पास इक्विपमेंट प्लेंटी में होती है, आपके पास टाइम प्लेंटी में होता है। आप कभी भी एनक्लेक्स आरएन में प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से नहीं सोचेंगे कि मेरे पास स्टाफ नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। यू हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज इन एनक्लेक्स आरएन, देयर आर आइडियल सिनेरियोज। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कंडीशन क्या दी हुई है और सिचुएशन कैसी है। ठीक है, पे अटेंशन टू द कीवर्ड्स दैट इंडिकेट द फोकस सच एज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी, फर्स्ट। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, what is the first sign of this thing, what is the most important sign of this thing, या most important intervention that the nurse is going to do in this condition। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि साटा क्वेश्चंस में मालूम है क्या होता है, अगर 6 ऑप्शंस हैं, 2 तो एब्सोल्युटली रॉन्ग होंगी, वो आपको देखते ही पता चल जाएंगी, लेकिन 2 होंगी वो क्लोजली रिलेटेड होंगी और 2 होंगी जो एब्सोल्युटली करेक्ट होंगी। आइडियली इस तरह से वो सेट करते हैं। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछना क्या चाहता है उसमें, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड, इज द क्वेश्चन अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या क्वेश्चन में नर्सिंग इंटरवेंशन पूछी हुई है या असेसमेंट फाइंडिंग्स पूछी हुई है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देखो साटा यही 2-3 तरह के हो सकते हैं, या तो आपको ये पूछेंगे कि इस केस में नर्स क्या क्या एक्शन लेगी, ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन हो गए, या इस डिसीज के क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, ठीक है, वो होगी असेसमेंट फाइंडिंग्स। या साइड इफेक्ट क्या है भाई, ये थेरेपी दे रहे हो, ये ड्रग दे रहे हो, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देन प्रायोरिटी एक्शन क्या क्या होंगे। तो यही 4-5 सिनेरियो होते हैं जिसके ऊपर आपको साटा क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, असेसमेंट फाइंडिंग, साइड इफेक्ट एंड प्रायोरिटी। ठीक है, तो इन 2-4 चीजों को ध्यान रख के हमने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फिर अपने दिमाग को आप प्रोग्राम करोगे। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड। अब एग्जांपल देखना इसी चीज के ऊपर। अ क्लाइंट विद COPD इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सर्वेशन। सबसे पहली चीज, क्लाइंट हीरो है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हीरो सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा, अब जैसे फिल्म में हीरो होता है ना कि पूरी की पूरी फिल्म किस पे बेस्ड है, तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन एक पेशेंट के ऊपर बेस्ड है जो कि COPD का पेशेंट है। तो हमारा क्वेश्चन में जो हीरो है वो COPD का पेशेंट है। ठीक है, और COPD का उसको एक्सर्वेशन हुआ है। एक्सर्वेशन का मतलब जब डिसीज जो होती है वो बहुत ही भयानक फॉर्म में आती है। ठीक है, इस टाइम पे मतलब उसके बुरे हाल है, एक्सर्वेशन का मतलब ये होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन, अब क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन। मैंने बोला था ना साटा ऐसे ही होते हैं, किसी एक चीज के ऊपर आएंगे। अब उन्होंने बोला कि इनमें से कौन कौन सी भैया नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, क्या क्या इंप्लीमेंट करोगे। सबसे पहले तो जब तुम ऐसे एग्जाम में बैठे होते ना, अपने दिमाग में सिनेरियो बनाओ। अच्छा, जब मैंने क्लास में COPD पढ़ा था तो अगर मैं होंगी ना आपकी जगह पे, मेरे को क्या क्या याद आएगा। जब मैंने क्लास में पढ़ा था तो COPD इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्फाइजीमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो इसमें पेशेंट की बैरल चेस्ट हो जाती है, ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। पल्स ऑक्सीमेट्री देखें तो उसमें रीडिंग 90% से नीचे ही होती है, 88% तक सैचुरेशन नॉर्मल होती है इन लोगों की। एंड और इस पेशेंट को अगर मैं देखने में लगूं तो बैरल चेस्ट तो है ही है, ब्रीदिंग बहुत मुश्किल से ये करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ब्लॉटर, इस पेशेंट को ब्लू ब्लॉटर बोला जाता है। ठीक है, और साइनोज जैसा पेशेंट जो कि हर टाइम कफ कर रहा है क्योंकि ब्रोंकाइटिस रहता है, तो इस तरह का सिनेरियो मेरे सामने आ जाएगा। अब अगर मेरे को प्रॉब्लम्स पता है डिसीज की, तो नर्सिंग इंटरवेंशन ढूंढने में मेरे को डिफिकल्टी होनी ही नहीं चाहिए। चाहिए, एज अ रूल, राइट। तो यहाँ पे साटा करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एनक्लेक्स आरएन, सेकंड ऑप्शन है
एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एट 6 लीटर पर मिनट, पहला ऑप्शन ये है, ठीक है, नेजल कैनुला से ऑक्सीजन दे दो 6 लीटर पर मिनट। सेकंड, इनकरेज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, ये वाली पर्स लिप ब्रीदिंग आप बोलो उसको करने के लिए। एडमिनिस्टर अ ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेटर दे दीजिए। प्लेस द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजीशन, सुपाइन का मतलब होता है लेटे हुए, फ्लैट, ठीक है। एंड देन रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करो। अब 1 मिनट ले लो और सोचो कि इसमें कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला 6 लीटर पर मिनट, encourage pursed lip breathing, administer a bronchodilator, place the client in the supine position, restrict the fluid intake। सोचिए, लेनी है जो नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है, पॉजिटिव वाली ऑप्शंस चूज करनी है आपने, करिए चूज कौन सी आती हैं। क्या आंसर भेज रहे हैं? A, B and E। बस यहीं पे तो दिक्कत है ना, ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं भाई, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो। A, B and D। तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए ऑप्शंस लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़ो, पेपर में गलत करोगे। B and C। BNC, ओके, और ABC। ABC, ज्यादा BC है, ज्यादा BC है, मतलब जितना मैं समझती हूँ उससे ज्यादा ही दिमाग काम कर रहा है। सही है, हमारी स्ट्रेटेजी काम आ रही है। पढ़ो यार ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन को 4 बार पढ़ो, क्या लिखा हुआ है जी। जो मेरी क्लास में ऑलरेडी COPD पढ़ चुके हैं वो बताओ भाई कौन कौन सा है। क्या बताया था तुम्हें COPD के बारे में क्लास में? जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया, पॉइंट बताया था वही इसमें कवर्ड है जी। ज्यादातर क्या आंसर दे रहे हैं? ABC है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करते हैं। पहले आंसर तुम्हें देने से पहले स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करते हैं कि तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे था। द क्लाइंट हैज COPD इज एक्सपीरियंसिंग एन एक्सर्वेशन, वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स को एक्सर्वेशन बोलते हैं। फोकस ऑन कीवर्ड, द फोकस इज ऑन द इंटरवेंशंस जो कि एक नर्स को लेनी चाहिए। वर्ड्स लाइक शुड इम्प्लीमेंट मीन दैट यू आर लुकिंग फॉर करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट एक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पॉजिटिव ऑप्शंस चूज करनी है जो जो सही है। What is being asked? The nurse is asked to implement actions. You should focus on nursing intervention that will help to manage the client's respiratory distress. ठीक है, तो COPD वाला पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, आपने ऐसी ऑप्शन चूज करनी थी जो कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बाहर निकाले। एक बार क्वेश्चन दिखाना, ठीक है, इनमें से हमने ऐसी ऑप्शन चूज करनी थी जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से पेशेंट को बाहर निकाले। ब्रोंकोडाइलेटर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बाहर निकालेगा? यस। क्या सुपाइन पोजीशन इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से निकालेगी बाहर? नहीं, वो सेमी फॉलर निकालती है। और जो हम लोग COPD वाले पेशेंट को देते हैं वो तो लीन फॉरवर्ड पोजीशन होती है। देन रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, लंग्स में उसके वो भरा होगा स्पूटम, वो निकल ही नहीं सकता अगर तुम फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करोगे। और ये वाली जो ऑप्शन है इसके बारे में सबसे ज्यादा फाइट होने वाली है, फर्स्ट वाली, क्योंकि लोग सही चूज कर रहे होंगे ये सोच के कि नेजल कैनुला, लेकिन किसी ने 6 लीटर पर मिनट तो देखा ही नहीं। COPD वाले पेशेंट को 6 लीटर ऑक्सीजन नहीं देते हैं भाई साहब, COPD वाले पेशेंट को लेस ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि लेस ऑक्सीजन इज प्राइमरी ड्राइव फॉर ब्रीदिंग इन COPD। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस में आ जाओ। मे आई हैव द आंसर प्लीज? जी, करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर ओनली B and C। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला एट 6 लीटर पर मिनट, इनकरेक्ट, क्योंकि COPD वाले पेशेंट में लो फ्लो रेट चलते हैं 1 to 2 लीटर पर मिनट। अगर आप इसमें हाई ऑक्सीजन दे दोगे तो ये ब्रीद ही नहीं कर पाएगा जब आप इसको ऑक्सीजन से हटा दोगे, पता है। तो इसलिए बोला जाता है कि लो ऑक्सीजन सैचुरेशन इज प्राइमरी ड्राइव फॉर ब्रीदिंग इन COPD पेशेंट, ठीक है। और इनकरेज पर्स लिप ब्रीदिंग, करेक्ट, क्योंकि पर्स लिप ब्रीदिंग से क्या होता है कि बहुत सारा जो ये होता है, क्या इसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेशन, वो पेशेंट प्रॉपरली बाहर निकाल सकता है। एंड एडमिनिस्टर अ ब्रोंकोडाइलेटर, करेक्ट, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेटर जो होते हैं वो वेजोडाइलेटर की तरह हेल्प करते हैं। प्लेस द क्लाइंट इन द सुपाइन पोजीशन, रॉन्ग, क्योंकि पेशेंट सीधा लेट के कभी ब्रीथ कर ही नहीं सकता है। पोजीशनिंग इंस्टेड उसकी सेमी फॉलर या लीन फॉरवर्ड होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, इनकरेक्ट, क्योंकि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो जनरली इनएप्रोप्रिएट है इस केस में, क्योंकि जो सिक्रीशंस होती हैं उनको निकालना होता है, तो एक्सपेक्टोरेट तभी होंगी अगर प्रॉपरली आपका पेशेंट हाइड्रेटेड होगा, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट रिस्पॉन्सेज हैं वो B and C है। आपने देखा आपका नंबर क्यों कटा? बिकॉज यू डिड नॉट रीड द ऑप्शन
केयरफुली, या आपको इस चीज का रैशनली पता नहीं था कि सीओपीडी वाले पेशेंट में क्यों कम ऑक्सीजन सैचुरेशन देते हैं, अच्छा टीचर चूज कर लीजिए। ओके, हाँ जी, चलिए। स्ट्रेटजी 2 है ट्रू एंड फॉल्स। ये आपको ना सिर्फ साटा में बल्कि नॉर्मल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी बड़ी हेल्प आएगी स्ट्रेटजी नंबर 2 को पढ़ के। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, ट्रीट ईच ऑप्शन एज ट्रू और फॉल्स। हर एक ऑप्शन आप पढ़ो और ये देखो कि ये सही हो सकती है कि नहीं। एक्चुअली ये स्ट्रेटजी प्राइमरली ये बोलती है कि इंटर रिलेट मत करो ऑप्शंस को, है ना। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हाइपरटेंशन भी था और हाइपरनेट्रेमिया भी था, आप उन दोनों को रिलेट करके मत चलो। हाँ, हर एक जो ऑप्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, हर एक ऑप्शन को हमने इंडिपेंडेंटली रीड करना है कि ये ऑप्शन मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ट्रू है कि फॉल्स है। वंस डिसाइडेड, मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। डू नॉट जस्ट फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, नाउ थिंक अबाउट द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो लुक एट ईच आंसर चॉइस इंडिपेंडेंटली, डिसाइड वेदर ईच ऑप्शन इज करेक्ट और इनकरेक्ट बेस्ड अपॉन सिनेरियो विदाउट कंपेयरिंग इट टू अदर ऑप्शंस। तो दूसरी ऑप्शन के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। क्रूशियल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट ईच चॉइस। हर एक चॉइस जो आपको क्वेश्चन के नीचे दी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। चॉइसेस इंटरडिपेंडेंट कभी भी नहीं होती। अगर वो इंटरडिपेंडेंट होती तो वो एक ही चॉइस में लिख देते। हर एक चॉइस डिफरेंट होती है। तो आपने सिर्फ ये देखना है ये मेरे पेशेंट और सिनेरियो के हिसाब से सही है कि गलत है। अगर तो सही है तो टिक कर दो, गलत है तो टिक मत करो, सिंपल। आगे चलिए, एग्जाम्पल देखते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द केयर प्लान? साटा। नंबर 1, इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन। अच्छा, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है पेशेंट, कौन कौन से एक्शन नर्स को केयर प्लान में इंक्लूड करने चाहिए? तो सबसे पहले हमारे पास इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन। क्या ये सही है कि गलत है? अर्ली एम्बुलेशन इनकरेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब मेरे दिमाग में डीबीटी खड़कनी चाहिए कि नहीं खड़कनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद है एडमिनिस्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स अवॉइड स्प्लिंटिंग द इंसिजन ड्यूरिंग कफिंग। कफिंग के दौरान इंसिजन को स्प्लिंट करने के लिए बोला जाता है कि नहीं? इस तरह से इंसिजन को हम लोग स्प्लिंट करते हैं कि नहीं कफिंग के दौरान? आप सब लोग अब जहां जहां बैठे हो कफ करके देखो और अपने एब्डोमिनल एरिया पे हाथ रखो कफ करते हुए। कहां पे प्रेशर पड़ रहा है आपके? एब्डोमेन पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो पेशेंट को स्प्लिंट करने के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? देखिए जरा ध्यान से सोचिए, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? अवॉइड स्प्लिंटिंग द इंसिजन ड्यूरिंग कफिंग। तो इसको सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर उसके बाद है एडमिनिस्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक एज प्रिस्क्राइब, क्योंकि पोस्ट ऑप पेशेंट है। एनाल्जेसिक उसको देने हैं कि नहीं देने? पेन होती है कि नहीं होती सर्जरी के बाद? और साथ में लिख भी दिया एज प्रिस्क्राइब, यानी कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे होंगे। देन कीप द क्लाइंट ऑन द फुल लिक्विड डाइट फॉर 24 आवर। तो 24 आवर के लिए हम लोग क्लाइंट को फुल लिक्विड डाइट पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द फर्स्ट 48 आवर। पहले 48 घंटों के लिए आप पेशेंट को बेड रेस्ट पे ही रखेंगे। तो ध्यान से देखिए ऑप्शंस और अपना दिमाग लगाइए कि कौन सी ठीक हो सकती है, कौन सी नहीं ठीक हो सकती। इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, अवॉइड स्प्लिंटिंग द इंसिजन ड्यूरिंग कफिंग, एडमिनिस्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, कीप द क्लाइंट ऑन द फुल लिक्विड डाइट फॉर 24 आवर, मेंटेन बेड रेस्ट फॉर द फर्स्ट 48 आवर। देखते हैं कौन सी ऑप्शन आ रही जी, कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है? आगे मत करा करो स्लाइड, चीटिंग हो जाती है। A, B and C, C, D and E, AC, 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 AC आ रही है और ACD, 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 C, 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 B and C, BMC, B सेलेक्ट कर रहे हैं। A and E, now AC, AC, ACE, ACE, ओके, all different variations of answers. डिफरेंट वेरिएशंस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। करना नेक्स्ट आंसर करना, देखें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग का करेक्ट आंसर जो है वो A एंड C है। आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आंसर लिखा है A एंड C।
जिन लोगों ने ए एंड सी चूज करा है वो सही है। अब ये देखिए कि इसको ट्रू एंड फॉल्स में इंप्लीमेंट कैसे करना है। सबसे पहले इनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, ट्रू, क्योंकि जो अर्ली एम्बुलेशन होती है वो कॉम्प्लिकेशन जैसे कि निमोनिया, ब्लड क्लॉट, प्रोमोट बॉवल फंक्शन आफ्टर सर्जरी, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अर्ली एम्बुलेशन को हम लोग इनकरेज करते हैं। एज सुन एज एनेस्थीसिया वियर ऑफ होता है, हम पेशेंट को इनकरेजमेंट देते हैं कि आप एम्बुलेट करो, आप वॉशरूम जाओ, ठीक है, वॉशरूम यूज करो। तो ये सब हम लोग करते हैं और असिस्ट करना है पेशेंट को। देन बी, अवॉइड स्प्लिंटिंग द इंसिजन ड्यूरिंग कफिंग। भाई कफिंग के दौरान स्प्लिंट करना होता है, अवॉइड नहीं करना होता। तो जो बी ऑप्शन है वो फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में आ जाओ ना कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो बी ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि हम लोग इनकरेज करते हैं टू स्प्लिंट द इंसिजन विद द पिलो व्हेन कफिंग और मूविंग टू मिनिमाइज द डिस्कम्फर्ट एंड टू प्रिवेंट डेहिसेंस, दैट इज वुंड ओपन ना हो जाए, कहीं जो स्टिचेस हैं उनमें गैप ना आ जाए, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप स्प्लिंट करो। एडमिनिस्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ट्रू, मैनेजिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन इज इंपॉर्टेंट, और अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करे हैं ऑपियोइड एनाल्जेसिक तो आपको देने होंगे। देन उसके बाद है कीप द क्लाइंट ऑन द फुल लिक्विड डाइट फॉर 24 आवर, फॉल्स है। एक्चुअली ये सर्जन के नोट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और पेशेंट की पेरिस्टाल्टिक मोमेंट्स और वो कैसा खाना बियर कर सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग डाइट जो है वो प्लान करते हैं, ना कि ये हमेशा डिसाइडेड होता है कि 24 आवर तक तो लिक्विड डाइट में ही रखना है। ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन ऑर्डर, अ क्लाइंट इज यूजुअली एडवांस फ्रॉम क्लियर लिक्विड टू द रेगुलर डाइट बेस्ड अपॉन टॉलरेंस एंड रिटर्न ऑफ बॉबल फंक्शन। अ फुल लिक्विड डाइट फॉर 24 आवर पोस्ट ऑप में नॉट बी इंडिकेटेड। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेन बेड रेस्ट फॉर 48 आवर, 2 दिनों के लिए। फॉल्स है, ये गलत है। मैंने बोला कि अर्ली एम्बुलेशन इनकरेज करना है, ठीक है। बेड रेस्ट फॉर सच एन एक्सटेंडेड पीरियड पोस्ट सर्जरी इज नॉट रिकमेंडेड। अर्ली मोबिलिटी इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशंस लाइक डीवीटी। मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया था, डीवीटी अपने दिमाग में हमेशा रखा करो, कभी भी अगर तुम्हारे पेशेंट की एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरीज होती है, ठीक है, तो उस केस में डीवीटी हमेशा हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इसीलिए जिन औरतों का सिजेरियन सेक्शन होता है ना, और जिनकी एनवीडी भी होती है, उसके बाद हम लोग अर्ली एम्बुलेशन इनकरेज करते हैं डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ए एंड सी। तो इस तरह से आप ट्रू एंड फॉल्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, ठीक है। और तुम सब लोग लाइव में कुछ सीख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, थम्स अप करो इफ यू आर लर्निंग द थिंग्स, थम्स अप, थम्स अप। तो फिर हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है। अभी तो 6-7 स्ट्रेटेजीज और पढ़ी हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी थी रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। दूसरी स्ट्रेटेजी ट्रू एंड फॉल्स। आई होप यू हैव लर्न्ड। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, कोर इशू। आपके क्वेश्चन में इशू कौन सा एड्रेस है उसको पहचानिए। फोकस ऑन द कोर इशू ऑफ द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द की कॉन्सेप्ट। पूरे के पूरे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? तुमने पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करनी है, या तुमने पेशेंट को देखना है कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तुमने ये देखना है कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करनी है। कोर क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? क्वेश्चन इज टेस्टिंग व्हाट। दिस विल हेल्प यू टू फोकस ऑन सिलेक्टिंग द आंसर दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू। तो जो क्वेश्चन डायरेक्टली इशू को एड्रेस करेंगे उसके ऊपर आप फोकस करोगे। इग्नोर अननेसेसरी डिटेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास में कई बारी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, और इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी वो आके पता क्या बोलते हैं? मैम मेरा 3rd अटेम्प्ट है, मैम मेरा 4th अटेम्प्ट है। भाई आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर आपका 3rd और 4th अटेम्प्ट क्यों है? क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। पेपर में जाके बाल की खाल उतारना, क्रिटिकल चीजों के ऊपर फोकस ना करना, ठीक है, इधर उधर की बातें सोचते रहना। कई लोग होते हैं ना व्हाट इफ सिनेरियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तुम लोगों ने व्हाट इफ सिनेरियो को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तुमने उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करना है जो क्वेश्चन में है, ठीक है। तो इग्नोर अननेसेसरी डिटेल, एलिमिनेट आंसर्स दैट डोंट कनेक्ट टू द की कॉन्सेप्ट। आपके की कॉन्सेप्ट के साथ जो चीज कनेक्ट नहीं हो रही है उसको इग्नोर कर दीजिए, इवन इफ दे सीम फैक्चुअली करेक्ट। If they don't address the core issue, they don't belong to the answer set. अगर वो core concept के साथ related नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि व्हाट इफ डॉक्टर ने ये चीज ऑर्डर कर दी, व्हाट इफ इसके बाद पेशेंट को ये हो गया। अरे उसको सोचना बंद करो, सिर्फ एनक्लेक्स में इतना अपना दिमाग चलाओ
कि इस टाइम पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। A client with the type 1 diabetes mellitus is admitted to the hospital with the diabetic ketoacidosis। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करना शुरू करेगा। पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के साथ आ रहा है। मैं फिर से इंस्टाग्राम वालों को बोलूंगी यूट्यूब पे चले जाओ, वहां पे विजुअल्स और आवाज बेटर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 में एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसमें इंसुलिन का लेवल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ये तब होता है जब आपके पेशेंट को या तो डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, या स्ट्रेस में आपका पेशेंट, या इंसुलिन एकदम से लेना बंद कर दिया। अब मेरे दिमाग में जब मैं एनक्लेक्स के टेस्ट में बैठी हूँ ना, मेरा दिमाग दौड़ना शुरू करेगा, यार डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में मैडम ने क्या पढ़ाया था क्लास में। मेरे को 4 चीजें पता होनी चाहिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में अगर मेरे को क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोसिस होता है तो इसकी वजह से एसिडोसिस होता है, हाइपरकैलेमिया होता है एसिडोसिस की वजह से, डिहाइड्रेशन होती है और हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर पॉइंट टू पॉइंट चलना है तो सबसे पहले पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कीटोसिस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरकैलेमिया भी होता है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस एंड डिहाइड्रेशन, ये 4 चीजें हैं, 4 चीजें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में। अब इनका इलाज कैसे करना है और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट। इनमें से कौन सी ऐसी इंटरवेंशन हैं जो नर्स लगाएगी। साटा, अच्छा इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन पूछी हुई है हमसे। एडमिनिस्टर आईवी रेगुलर इंसुलिन, क्या रेगुलर इंसुलिन देते हैं इसमें आईवी। सोचो क्या पढ़ाया था आपको क्लास में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में रेगुलर इंसुलिन आईवी जाती है, यस और नो। सोचो। रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक, क्या इस केस में हमें फ्लूइड इनटेक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जो 4 चीजें बताई उनको सोचो दोबारा से। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एवरी आवर, क्या हर एक घंटे में आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, क्रिटिकल है आपका पेशेंट। उसके बाद ये सोचो, एडमिनिस्टर सबकुटेनियस एनपीएच इंसुलिन, क्या मेरे को एनपीएच इंसुलिन देनी चाहिए। सबकुटेनियस रूट ज्यादा फास्ट होता है कि आईवी ज्यादा फास्ट होता है, अपने दिमाग में सोचिए। देन इनिशिएट पोटाशियम रिप्लेसमेंट, क्या मेरे को पोटाशियम रिप्लेस करना चाहिए। मैंने फिर से ये चीज बता देती हूँ कि अगर आपको 4 चीजें पता है ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में, हाइपर डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसेमिया, एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, तो आप इसके ऑप्शन बड़ी इजीली ढूंढ सकते हो। एडमिनिस्टर आईवी रेगुलर इंसुलिन, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एवरी आवर, एडमिनिस्टर सबकुटेनियस एनपीएच, इनिशिएट पोटाशियम रिप्लेसमेंट। चलो भाई करो आंसर अभी, 1 मिनट स्लाइड मत करना, जस्ट गिव देम सम टाइम। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज। इतने में इनको टाइम मिल जाएगा ना क्वेश्चंस करने का जी। AC everyone say A and C। A and C, ओके ठीक है। A and C everyone, थैंक यू। चलिए आंसर देखते हैं। अगर ए एंड सी बोल रहे हैं, पता क्यों, सी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ए तो करेक्ट है, सी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। चलिए आंसर, सबसे पहले आंसर नहीं ऐसे देंगे ये, सबसे पहले आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में कोर इशू हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है। जो कोर इशू वाला स्ट्रेटेजी बताया वो इंप्लीमेंट कैसे करना है। द की कॉन्सेप्ट हियर इज मैनेजिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को मैनेज कर रहे हो, की इशू ये है ना। यू शुड फोकस ऑन इंटरवेंशन स्पेसिफिक टू डीके ट्रीटमेंट विच टिपिकली इन्वॉल्व मैनेजिंग हाइपरग्लाइसेमिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने बता दी, चौथी मैं बता देती हूँ, एसिडोसिस भी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो, द पेशेंट हैज टाइप 1 डायबिटीज एंड इज एक्सपीरियंसिंग डीके, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन characterized by hyperglycemia, ketosis, acidosis and dehydration. Knowing this help guide which intervention are most appropriate, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए आंसर क्या है। आंसर है अपना A, C एंड E। अब आप E सोचेंगे मैम E क्यों है, सुनिए। आपने एडमिनिस्टर किया आईवी रेगुलर इंसुलिन, वो पता है सब लोगों को, एनएस में डाल के आईवी इंसुलिन देते हैं, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिया उससे मैनेज होता है। रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक, इनकरेक्ट, डीके कॉजेस डिहाइड्रेशन, सो द
Typically the fluids are given, not restricted. Then monitor blood glucose level every hour, correct, क्योंकि frequent monitoring is key to get the knowledge about patient's blood glucose level. मालूम है क्यों? सुन लो। इस वजह से नहीं कि तुम्हारा पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिया में है, इस वजह से कि जब आप आईवी कोई भी मेडिकेशन देते हो ना, वो ऐसे एक्ट करती है। आपकी जो रेगुलर इंसुलिन है जब वो बॉडी में जाएगी, लेट अस सपोज तुम्हारे पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल इस टाइम पे 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है कीटोएसिडोसिस में, अगर प्रीवियस रीडिंग से निकल के वो 200 तक पहुंच जाता है एकदम से विद इन एन आवर और सो, तो इसका मतलब अब आपको जो जिस स्पीड से रेगुलर इंसुलिन जा रहा है ना, उस स्पीड को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि आधे एक घंटे के बाद इन द नेक्स्ट कमिंग 1 आवर वो जो रेगुलर इंसुलिन है वो और भी ज्यादा एक्ट करेगी, क्योंकि उसका पीक एक्शन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपका पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जा सकता है एकदम से। ठीक है, जैसे ही 200 या 200 से नीचे आनी शुरू हो जाती है ना, हम लेवल जो है वो कम कर देते हैं, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन रेट जो है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना होता है, कई बारी 1 आवर, कई बारी उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली। उसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्टर्ड सबकुटेनियस एनपीएच इंसुलिन। आईवी रेगुलर इंसुलिन देते हैं तो एनपीएच तो देते ही नहीं है इसमें। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास है इनिशिएट पोटाशियम रिप्लेसमेंट। अब पोटाशियम रिप्लेसमेंट क्यों? क्योंकि जब भी डीकेए का पेशेंट आपके पास आता है, आप आईवी रेगुलर इंसुलिन देते हो, और रेगुलर इंसुलिन या इंसुलिन का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट करे। इंसुलिन आपकी बॉडी में पोटाशियम और मैग्नीशियम के लेवल्स को ड्रॉप करती है, तो आपको आईवी पोटाशियम की जो ड्रिप होती है वो साथ में पहले ही रेडी करके रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है ड्यूरिंग दिस थेरेपी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है पेशेंट्स को, ठीक है, तो उस केस में हमें पोटाशियम रिप्लेसमेंट स्टार्ट करनी होती है। ये डीकेए की थेरेपी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर्स हैं ए, सी, ई। राइट, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी देखते हैं, लुकिंग फॉर द क्लूज। आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये देखिए कि क्वेश्चन आपको क्या क्या क्लू देने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि लुक फॉर द क्लूज इन द स्टेम ऑफ द क्वेश्चन, पे अटेंशन टू द वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, दीज कैन प्रोवाइड हिंट टू वेदर एन आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आप ये देखिए कि कीवर्ड्स क्या चल रहे हैं आपके क्वेश्चन में, और फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ऑलवेज, नेवर, these are absolute terms and if they appear in the answer choices they are often incorrect, क्योंकि कोई भी चीज always नहीं होती है क्लिनिकल्स में और कोई भी चीज never नहीं होती है क्लिनिकल्स में। तो अगर किसी आंसर में always लिखा हुआ है या never लिखा हुआ है, वो most probably incorrect होती है। ठीक है, तो बेसिकली since few things in medicine are absolute, okay, उसके बाद है most likely, least likely, these qualifiers narrow the scope of what is probable or expected, pointing you towards a more appropriate or inappropriate option। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोस्ट लाइकली आप क्या डिसीजन लेंगे या लीस्ट लाइकली आप क्या लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये पॉजिटिव टर्म में पूछ रहा है या नेगेटिव में। अगर मोस्ट लाइकली पूछा गया है तो पॉजिटिव चीज बतानी होगी, अगर लीस्ट लाइकली पूछा गया है तो नेगेटिव टर्म बतानी होगी, जो कि एक्शन आप नहीं लेंगे। तो वहां से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट एक्शन, इनिशियल एक्शन, प्रायोरिटी, दीज आर द वर्ड्स दैट फोकस ऑन क्वेश्चन व्हाट शुड बी डन फर्स्ट और एट प्रायोरिटी। तो इसको भी देखो, बेस्ट और एसेंशियल, these term ask for the best action or the action that should be done, that is most critical। तो इन चीजों को, इन वर्ड्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्लूज होते हैं जो कि आपको पॉइंट करते हैं कि कौन सा आंसर चूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज्ड आफ्टर कॉलिसिस्टेक्टमी। कॉलिसिस्टेक्टमी हुई यानी कि गॉल ब्लैडर का रिमूवल हुआ। द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग। तो डिस्चार्ज टीचिंग आरएन नहीं देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग। इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि क्लाइंट को फर्दर टीचिंग चाहिए। अब फर्दर टीचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें नेगेटिव ऑप्शंस चूज करनी होती है।
अगर मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट हैज अंडरस्टूड द टीचिंग, उसमें आपने पॉजिटिव ऑप्शंस चूज करनी होती हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग, उसमें आपने नेगेटिव ऑप्शंस चूज करनी है, जो कि उसको समझ नहीं आई, इसीलिए तो उसको फर्दर एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पे है साटा, क्लाइंट की कॉलिसिस्टेक्टमी हुई है। हीरो कौन है? ऐसा क्लाइंट जिसकी कॉलिसिस्टेक्टमी हुई है और नर्स जो है डिस्चार्ज टीचिंग दे रही है, ठीक है, वो साइड करेक्टर है नर्स। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि नर्स को बताएगी कि भैया अभी और एजुकेशन चाहिए? तो सबसे पहले, आई विल ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील टू हेल्प विद डाइजेशन, ये सही है कि गलत है? आपको कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद छोटे छोटे मील लेने चाहिए ताकि आपकी डाइजेशन सही से हो, सही है कि गलत है? फिर आई विल अवॉइड फ्राइड एंड फैटी फूड, ये सही है कि गलत है? क्योंकि गॉल ब्लैडर में से क्या निकलता है? बाइल, और बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सीफाई करता है। तो ये ऑप्शन सही है कि गलत है? फिर आई विल टेक एस्टामिनोफेन फॉर पेन इंस्टेड ऑफ ब्रूफेन, मैं ब्रूफेन की जगह पे पैरासीटामोल ले लूंगा, ठीक है। अब इसका झोल है भाई, इसमें तुम पागल होगे कि ये दोनों में से क्या चूज करना है। ऐसे ही होता है एनक्लेक्स में, एक ऑप्शन ऐसी होती है कि जिसमें दिमाग घूमता है कि यार ब्रूफेन क्यों, पैरासीटामोल क्यों नहीं, पैरासीटामोल क्यों, ब्रूफेन क्यों नहीं, है ना। देन आई कैन रिज्यूम हैवी लिफ्टिंग एंड एक्सरसाइज इन अबाउट 1 वीक, मैं 1 हफ्ते बाद सुपर हीरो बन जाऊंगा, मैं वजन भी उठा लूंगा और एक्सरसाइज भी करूंगा, ये ठीक है कि नहीं? देन आई एक्सपेक्ट टू हैव सम डायरिया आफ्टर सर्जरी, कुछ थोड़ा बहुत डायरिया मेरे को सर्जरी के बाद होगा, ये सही है कि नहीं सही है? अब आप ऑप्शंस के साथ लड़ो, जरा दिमाग लड़ाओ अपना, देखो क्या इसका आंसर आता है। I will eat small frequent meals, I will avoid fried and fatty food, I will take acetaminophen for pain instead of brufen, I can resume heavy lifting and exercise, इसमें नेगेटिव वाली ऑप्शन चूज करनी है जो इनकरेक्ट है। I can resume heavy lifting and exercise in about 1 week, I expect to have some diarrhea after surgery। C and D बोल रहे हैं, C and D ज़्यादातर सेफ ऑप्शन ही चूज करके चल रहे हैं। वैसे सही है, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर द नेगेटिव मार्किंग, तो वही चूज करना जो 100% करेक्ट लग रहा है, ठीक है। ओके, मोस्टली सी एंड डी, एवरीवन सी एंड डी। ओके, चलिए आगे स्लाइड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ये है, क्लू वर्ड कैसे चूज करना है। क्लू वर्ड क्या था क्वेश्चन में? नीड फॉर फर्दर टीचिंग इज द की। वैसे जो मैं आपको बता रही थी, अगर तो ये है, इंस्टाग्राम वाले प्लीज यूट्यूब पे आ जाओ, सब लोग यूट्यूब पे आ जाओ, अच्छे विजुअल्स हैं, अच्छी आवाज आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा होगा, कम टू यूट्यूब, फ्रंट कैमरा उधर है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो क्लू वर्ड है दैट इज नीड फॉर फर्दर टीचिंग। मैं आपको बता रही थी जब फर्दर टीचिंग होती है तब हमने इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने होते हैं, जब हैज अंडरस्टूड होता है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो क्लू वर्ड था दैट वाज नीड फॉर फर्दर टीचिंग इज द की। देन दिस टेल्स यू दैट यू आर लुकिंग फॉर द इनकरेक्ट और इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स मेड बाय द क्लाइंट। द करेक्ट आंसर्स विल बी द वंस दैट शो मिसअंडरस्टैंडिंग और रॉन्ग एक्शंस दैट द नर्स मस्ट करेक्ट, है ना। तो आपको करेक्ट क्या करके समझाना है पेशेंट को, वो आपने चूज करना था। चलिए आंसर देखते हैं। ओ माय गॉड, इसमें करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ डी है, हैवी लिफ्टिंग वाला, बाकी सब करेक्ट है, मतलब बाकी सब सही समझे हैं उसमें, जो उसने गलत समझा वो डी था। आई विल ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, ये तो सबको क्लियर है कि ये क्यों करेक्ट है। फिर आई विल अवॉइड फ्राइड एंड फैटी फूड, ये भी सबको क्लियर है क्योंकि गॉल ब्लैडर निकाला है तो फैटी फूड पचेगा ही नहीं, इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है अच्छे से। आई विल टेक एस्टामिनो फॉर पेन instead of brufen. Acetaminophen is often preferred because NSAID like brufen can be harder on the stomach and are not usually recommended immediately after surgery. ये acid production को increase करता है brufen, ठीक है, तो इसलिए acetaminophen लेना है। I can resume heavy lifting and exercise in about 1 week, वो तो सब लोगों को पता है कि कम से कम 2 हफ्ते तक तो हम लोग बोलते हैं कि आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। यहाँ पे तो सेवरल वीक्स लिखा हुआ है, बट यूजुअली 2 हफ्ते तक हम लोग स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, और उसके बाद किसी किसी सर्जरी में 6 हफ्ते तक, किसी किसी में 2 हफ्ते के बाद रिज्यूम होता है। देन आई एक्सपेक्ट टू हैव सम डायरिया आफ्टर द सर्जरी, करेक्ट। डायरिया कैन अकर आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल ड्यू टू बाइल ड्रेनेज इनटू द intestine and this is a correct statement, so no further teaching is needed। 0 नंबर आए सब लोगों के, क्योंकि सी भी साथ में चूज कर लिया ना, सी और डी बोल रहे थे ना, सी चूज कर लिया। आई विल टेक एस्टामिनोफेन फॉर पेन इंस्टेड ऑफ ब्रूफेन।
ऐसे ही होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो लर्निंग 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 इन द क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, स्ट्रेटजी 5, प्रायोरिटाइजेशन एंड सेफ्टी। इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे विजुअल्स बेटर है, आ रहे हैं ना, ओके। तो प्रायोरिटाइजेशन एंड सेफ्टी, प्रायोरिटाइजेशन एंड सेफ्टी इज अ स्ट्रेटजी नंबर 5। Practice prioritization and safety. Many NCLEX question, especially SATA, are about patient safety. पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज्यादा। अब पेशेंट की सेफ्टी आई ना, वहां पे पेशेंट एस्टामिनोफेन लेने को बोल रहा था, हम लोगों ने ब्रूफेन लेने को बोल रहा था, नहीं वो सही बोल रहा था कि मैं पैरासीटामोल लूंगा, ब्रूफेन नहीं लूंगा। तो वो किस चीज के ऊपर था, वो पेशेंट की सेफ्टी के ऊपर ही था, क्योंकि अगर वो ब्रूफेन ले लेता तो स्टमक में इरिटेशन हो जाती, ऑलरेडी डायरिया हो रहा है और भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो सेफ्टी के ऊपर ही होते हैं ज्यादातर साटा, और प्रायोरिटाइजिंग नर्सिंग केयर पे ही होते हैं ज्यादातर साटा। तो प्रायोरिटाइजेशन और सेफ्टी का कॉन्सेप्ट दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस में, हमारी क्लासेस में हम प्रायोरिटी की ही बात करते रहते हैं, हम सेफ्टी की ही बात करते रहते हैं। अगर एक नर्स को ये नहीं पता ना कि एक यूनिट में आपने किस पेशेंट को प्रायोरिटाइज करना है, तो माफ कीजिए आपकी नर्सिंग जीरो है। अगर आपको ये नहीं पता ना कि आपने पेशेंट को, पब्लिक को, अपने आप को सेफ कैसे रखना है ना, फ्रॉम द डिसीजेस, फ्रॉम द फॉल्स, फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, फ्रॉम ऑल द थिंग्स, फ्रॉम द एब्यूज, तो माफ कीजिए आप एक अच्छी नर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर नर्सिंग सीखनी है तो हमारी क्लासेस में आओ, हम सिखा देंगे। पेशेंट की सेफ्टी प्रायोरिटाइजेशन पे मैक्सिमम साटा होते हैं। प्रायोरिटाइज एक्शंस दैट प्रोटेक्ट द पेशेंट, प्रिवेंट हार्म, एड्रेस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में आपको प्रायोरिटाइजेशन और सेफ्टी पे क्वेश्चंस आएंगे साटा में। चलिए आगे, स्टेप्स टू अप्लाई प्रायोरिटाइजेशन एंड सेफ्टी। अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले रिकॉग्नाइज द पेशेंट सेफ्टी कंसर्न। अपने क्वेश्चन में ये देखो कि पेशेंट को कौन कौन से सेफ्टी कंसर्न्स हैं। क्या आपका पेशेंट का फॉल तो नहीं होने वाला? क्या आपके पेशेंट को ईएनटी के ईयर और इसकी आईज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब उसका सेंसरी सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है? क्या आपके पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज तो नहीं है? क्या उसको सीजर तो नहीं पड़ रहे? कहीं आपके पेशेंट ओल्ड एज क्लाइंट तो नहीं है? कहीं आपका पेशेंट पीडियाट्रिक तो नहीं है? कहीं एजिटेटेड पेशेंट तो नहीं है? कहीं पोस्ट ऑप पेशेंट तो नहीं है? कहीं कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है जिसको प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस जा चुकी हैं? कोई डिलीरियम से तो नहीं सफर कर रहा? कहीं ये पेशेंट अल्जाइमर वाला तो नहीं है जिसको याद ही नहीं रहता? ठीक है, तो आप प्लीज पेशेंट के सेफ्टी कंसर्न देखिए क्वेश्चन में। कहीं मेरे पेशेंट की सेफ्टी स्टेक पे तो नहीं है? क्या मुझे फायर सेफ्टी के बारे में पता है? क्या मुझे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पता है? क्या मुझे रिस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करनी है पता है? क्या मुझे ये पता है किस कंडीशन में मेरे को ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट या मेरे को एयरबॉर्न प्रिकॉशंस लेनी है? बी इनफॉर्म्ड, ओके। तो बेसिकली अप्लाई ABCs, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। मेरी क्लास में ना जानबूझ के कभी भी कोई सर्जरी पढ़ाती हूँ ना, उसके बाद पूछती हूँ बेटा व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अभी कल परसों मैं क्या पढ़ा रही थी, केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर हिस्टेक्टमी। तो मैंने क्लास में पूछा बेटा व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन, तो बच्चे पता क्या बोले? प्रिवेंट ब्लीडिंग। एंड देन आई लाफ्ड एट देम। जिस इंसान को एनेस्थीसिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनेस्थेटिक मेडिकेशंस होती हैं वो लंग्स के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तुम्हारा पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है 2 वजह से। एक तो इंसिजन है, उसकी वजह से डीप ब्रीथ नहीं करेगा, ठीक है। कफिंग भी नहीं करेगा क्योंकि कफ करता है तो पेन होती है इंसिजन पे। और तीसरी चीज एनेस्थेटिक मेडिकेशंस, उनके इफेक्ट से डीप ब्रीदिंग कर नहीं पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हर एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में होती है वो एयरवे और ब्रीदिंग देखना ही होता है मेरे बच्चों। इट्स नॉट सर्कुलेशन। सर्कुलेशन 3rd प्लेस पे आती है। तो आपको हमेशा एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। और अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन लिखा हुआ है लगा दो पेशेंट को, पल्स ऑक्सीमीट्री चेक कर लो, पेशेंट को सेमी फॉलर दे दो, पेशेंट की सक्शन कर दो। अगर ये चीजें लिखी हुई हैं तो यही प्रायोरिटी होती है, कभी भी सर्कुलेशन प्रायोरिटी नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है तो 20 सेकंड के लिए सांस रोकिए। एवरीबडी प्लीज होल्ड योर ब्रेथ फॉर 20 seconds. You will start struggling for life. How can you stop bleeding before addressing the breathing? ब्लीडिंग स्टॉप करने में अगर आर्टेरियल ब्लीड है तो 25 मिनट का कंप्रेशन लगता है, फर्स्ट एड में 20 से 25 मिनट का। अगर वीनस ब्लीडिंग है, मतलब आपकी वेन से ब्लड आ रहा है, तो आपको 10 मिनट का कंप्रेशन लगता है। भाई साहब 10 मिनट तक और 20 मिनट तक कौन सा ऐसा जीव इंसान है जो कि बिना ब्रीदिंग के रह लेगा? तो आप कैसे एयरवे और ब्रीदिंग को छोड़ के सर्कुलेशन को प्रायोरिटी लगा सकते हो? यू कैन नॉट, ओके। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो रखनी है एयरवे, ब्रीदिंग, और फिर जाके सर्कुलेशन की हम लोगों ने रखनी है।
मैस्लो हायरार्की लॉ ऑफ नीड्स याद रखिए, जल्दी वीडियो लेके आ रहे हैं हम लोग मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर, तो हम लोग जल्दी अपलोड करेंगे। देन फॉलो द नर्सिंग प्रोसेस, एडपाई। एडपाई क्या होता है? नर्सिंग प्रोसेस, जितने भी क्वेश्चन है ना पूरे के पूरे, एनक्लेक्स कुछ भी लगा लो तुम, दुनिया में कोई भी नर्सिंग का टेस्ट है ना, वो सारे का सारा नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होता है। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। और कभी भी किसी क्वेश्चन में असेसमेंट छोड़ के आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। जब तक आपने पेशेंट को असेस ही नहीं किया तो उसका डायग्नोसिस कैसे बन जाएगा, ठीक है। और बिना डायग्नोसिस बनाए आप प्लानिंग नहीं कर सकते। जब तक मेरे को पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है तो मैं प्लानिंग कैसे कर लूंगी? बिना प्लानिंग करे आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग में ही प्रायोरिटाइजेशन होती है। जब तक मेरे को ये नहीं पता कौन सी प्रॉब्लम पहले एड्रेस करनी है कौन सी बाद में, तो मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर लूंगी भाई साहब? और बिना इम्प्लीमेंटेशन के इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। आप कैसे बोल सकते हैं कि पेशेंट इज लाइंग इन द बेड विद द आईज क्लोज विद द वाइटल स्टेबल? यू कैन नॉट राइट लाइक दिस इफ यू डिड नॉट इम्प्लीमेंट, यू हैव नॉट टेकन वाइटल्स एक्चुअली। तो एडपाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना नर्सिंग प्रोसेस का, यू आर अ हीरो, अदरवाइज यू आर अ जीरो। ओके, देन प्रिवेंट हार्म एंड कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल, हम नॉन मैलेफिशंस का शपथ लेते हैं और बेनिफिशंस का लेते हैं। हम लोगों ने हमेशा अपने क्वेश्चंस में ये सोचना है कि ये नर्सिंग इंटरवेंशन से हार्म तो नहीं होगा पेशेंट को, ये वाले नर्सिंग इंटरवेंशन से फायदा होगा ना पेशेंट को, और कॉम्प्लिकेशंस किस नर्सिंग इंटरवेंशन से प्रिवेंट हो सकती हैं। अब अगर वहां पे मैं अपने पेशेंट को ब्रूफेन दे देती तो कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज हो जाती ना, डिक्रीज थोड़ी होती। तो इसलिए अपने दिमाग में याद रखना है कि मेरी कौन सी इंटरवेंशन पेशेंट के लिए फायदेमंद और पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जाम्पल, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है पेशेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी? साटा, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ये सही है कि नहीं सही है? एडमिनिस्टर हाई फ्लो ऑक्सीजन विदाउट अ प्रोवाइडर्स ऑर्डर, डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं दिया, आप हाई फ्लो ऑक्सीजन लगा रहे हो। मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, आपको चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नोटिफाई द डॉक्टर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनकरेज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, करनी चाहिए कि नहीं। अब आपका पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, उसको सांस नहीं आ रहा अच्छे से, ठीक है, तो एज अ नर्स क्या क्या करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने, एलिवेट कर दो हेड को, हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दो, डॉक्टर ने नहीं बोला आप खुद ही दे दो क्योंकि पेशेंट आपका डिस्ट्रेस में है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मॉनिटर कर लो, नोटिफाई द डॉक्टर कर दो, इनकरेज डीप ब्रीदिंग करो। क्या करोगे? क्या क्या करोगे? दिमाग लगाओ, सामने ऑप्शंस पड़ी है, इतना इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए कि सेफ्टी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ जी, A, C, D and E. Everyone saying A, C, D and E. A, C, D एंड E, मतलब ये बोल रहे हैं कि चारों करेक्ट है, सिर्फ B गलत है ना। चलिए आंसर देखते हैं, ये तो सौखा सा है, इजी है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ओके, प्रायोरिटाइजेशन, आइडेंटिफाई द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ठीक है। प्राइमरी कंसर्न इज इंश्योरिंग दैट पेशेंट्स एयरवे एंड ब्रीदिंग आर मैनेज्ड इफेक्टिवली। इसमें प्रायोरिटी ये है कि एयरवे और ब्रीदिंग अच्छे से ओपन हो। प्रायोरिटाइज एक्शंस दैट मेंटेन और रिस्टोर द एडिक्वेट ब्रीदिंग, ऐसे ऐसे एक्शन लेंगे जिनसे ब्रीदिंग जो है वो अच्छे से चलती रहे। अप्लाई एबीसीज, फोकस ऑन इंटरवेंशन दैट प्रमोट एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। In this case, intervention that help with oxygenation, improving respiratory status should come first, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे जी। A, C, D and E एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप सब लोगों को पता ही था, आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। B इसलिए गलत है क्योंकि डॉक्टर के ऑर्डर के बिना आप हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। नर्सिंग शुड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब और यूज लो फ्लो ऑक्सीजन वाइल अवेटिंग फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। 2.5 लीटर तक आप खुद से लगा सकते हैं, दैट इज अंडर योर स्कोप। उससे ज्यादा अगर लगाना है तो डॉक्टर के ऑर्डर से, क्योंकि हाई फ्लो ऑक्सीजन इज नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशन फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, वो उसको कई कई कंडीशन में वर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे, टाइम मैनेजमेंट, इसमें तो कई लोगों को इतनी दिक्कत होती है, आप 60 क्वेश्चन पे 10-10 मिनट बैठे रहते हो, फिर आप बाद में बोलते हो टाइम बहुत कम रह गया है, नाउ हाउ विल आई मैनेज।
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर NCLEX RN. तो मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली. 60 क्वेश्चन कैन टेक लॉन्गर टू आंसर, बट ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन. ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मिनट स्पेंड करने होते हैं. पता क्यों? क्योंकि NCLEX RN में 150 मैक्सिमम आते हैं, 5 घंटे का पेपर होता है. ठीक है, 150 मैक्सिमम क्वेश्चन, 5 घंटे का पेपर. तो इसमें आपके पास कितने मिनट होंगे? 300 मिनट होंगे. तो एक क्वेश्चन के हिस्से 2 ही मिनट आते हैं. तो इससे ज्यादा आप मत लगाइए. डोंट गेट स्टक ऑन द सिंगल आंसर. इफ यू अनश्योर, मेक बेस्ट चॉइसेस एंड मूव ऑन. एक ही आंसर पे स्टक मत रहो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते होंगे उनके लिए फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा. तो जिसके बारे में अनश्योर हो, गेस करो, टिक करो और आगे चले जाओ. ठीक है, डिसीजन लो. कहने का मतलब, यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. क्विकली एलिमिनेट द ऑप्शन दैट यू नो आर इनकरेक्ट. सबसे पहले उन ऑप्शन को निकाल दो दिमाग से जो इनकरेक्ट हैं. एंड डोंट सेकेंड गेस योर सेल्फ. वंस यू हैव सेलेक्टेड योर आंसर, अवॉइड गोइंग बैक. यस, ये चीज मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ. फर्स्ट गेस इज ऑलवेज करेक्ट. कभी भी आप जैसे ही फर्स्ट लगाते हो ना टिक, वापस जाके उस पर क्रिटिकल थिंकिंग मत करो, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे ब्रेन की सिचुएशन ऐसी होती है, ऑलमोस्ट तुम्हारा जो फर्स्ट गेस होता है ना, फर्स्ट आंसर जो फर्स्ट टिक करते हो, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज करेक्ट. उसके बाद जितने भी आप चूज करोगे ना, वो गलत ही होंगे. ठीक है, उसको दोबारा से जाके क्रिटिकल थिंकिंग करने पे टाइम वेस्ट मत करो, और क्वेश्चंस को भी टाइम देना है. हाँ जी, नेक्स्ट करिए. ओके, क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी हाउ मच टाइम यू टेक टू आंसर दिस क्वेश्चन. है ना, द नर्स इज रिव्यूइंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर. क्लाइंट हार्ट फेलियर का है, डिस्चार्ज हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस. अब इसमें भी पॉजिटिव ही चूज करना है. कौन कौन सी बातों से पता चल गया कि उसको समझ आ गया? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. आई विल वे माई सेल्फ एवरी डे एट द सेम टाइम. हर रोज मेरे को सेम टाइम में अपना वजन देखना है. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इसमें वो चूज करनी है जो कि करेक्ट है. ठीक है. आई शुड रिड्यूस माई फ्लूइड इनटेक टू 1 लीटर पर डे. 1 लीटर पर डे को मैंने अपना फ्लूइड इनटेक रिड्यूस करना, मतलब एक दिन में मैं 1 लीटर ही फ्लूइड लूंगा. आई विल टेक माई मेडिकेशन ओनली व्हेन आई फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. जब मेरी सांस रुकेगी मैं तभी मेडिसिन लूंगा. एंड आई शुड कॉल माई डॉक्टर इफ आई गेन 3 pounds in 2 days. अगर 2 दिनों में मैं 3 pound वजन गेन करता हूं तो मेरे को कॉल करनी चाहिए. आई विल मॉनिटर माई सोडियम इनटेक एंड अवॉइड साल्टी फूड. इनमें से कौन सी ऐसी हैं जो सही हैं, वो चूज कीजिए. मैं अपना वजन हर रोज सेम टाइम में देखूंगा. मैं अपना फ्लूइड इनटेक रिड्यूस कर दूंगा 1 लीटर पे. आई विल टेक माई मेडिकेशन ओनली जब मैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होऊंगा. आई शुड कॉल माई डॉक्टर इफ आई गेन 3 pounds in 2 days. और आई विल मॉनिटर माई सोडियम इनटेक एंड अवॉइड सॉल्टी फूड. क्योंकि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. अब मेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना होता है. अब उसका क्या क्या ढंग होगा चूज कर लीजिए, क्या क्या गलत है चूज कर लीजिए. टाइम है आपके पास, देखिए, और अपनी क्लॉक की तरफ भी देखिए कितना टाइम आप ले रहे हैं इसको आंसर करने में. अच्छा, A, D and E मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही है. A, D and E. B नहीं बोल रहे, बी नहीं बोल रहे. बी फॉर बॉय. कम है पर है. ठीक है, हाँ जी, आंसर दिखा दो. करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर A, D, E. वाओ, यू आर अ हीरो. सीरियसली, बी इसलिए चूज नहीं करना था क्योंकि जो फ्लूइड इनटेक होता है उसको रिड्यूस जो करना होता है 1 लीटर नहीं करना होता. वो प्रॉपरली आपको बताएंगे कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कितनी करनी है. ओके, इनकरेक्ट इसलिए, while fluid restriction may be advised, 1 liter limit is specific, should only be followed if prescribed. If this wasn't mentioned in the question, you should not choose it. Okay? And उसके बाद बाकी की जो options हैं, अपनी सी क्यों इनकरेक्ट है? आई विल टेक माई मेडिकेशन ओनली व्हेन आई फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. जबकि हमें पता है कि कार्डियक पेशेंट की मेडिकेशंस रेगुलरली जानी चाहिए और उनको हम लोग धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हैं, कभी भी अब्रप्टली स्टॉप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वैसे तो इनकी सारी उम्र ही जाती है, रिड्यूस होती नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द नॉलेज कि इनकी मेडिकेशंस हम लोग कभी भी अब्रप्टली स्टॉप नहीं कर सकते हैं. और ये पेशेंट तो ये बोल रहा है कि जब मेरे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा मैं मेडिसिन तभी लूंगा, जो कि इनकरेक्ट है. ये रोज ही लेनी होती है मेडिसिन. ओके, सो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज A, D, E. अगेन अ रिमाइंडर, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो. ये पूरी की पूरी पीपीटी उसमें आने वाली है फ्री मटेरियल के सेक्शन में. नेक्स्ट करिए.
Strategy 7, don't overthink. Don't overthink or read into the question. Overanalyzing the question or making assumption beyond the information can lead to confusion, और फिर आप incorrect answer choose करोगे. Instead, you should focus on what is explicitly stated and implemented in the question. Avoid thinking about what if scenarios. वो मैं already भी आपको बता चुकी हूँ. आगे चले question देखें. A nurse is caring for a client who is on bed rest after surgical procedure. कोई भी सर्जरी हुई है, बेड रेस्ट पे है. Which of the following intervention should the nurse implement to prevent complication of immobility? क्योंकि बेड पे है तो immobility की complication क्या हो सकती है? पहले ये सोचिए कि immobility की सबसे बड़ी complication क्या हो सकती है? DVT हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर पड़ सकते हैं, यही immobility की complication हो सकती है. आगे चल के देखते हैं. साटा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है. अप्लाई एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स, ये अप्लाई करेंगे इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए. एंड इनकरेज आवरली एम्बुलेशन, ये करवाओगे कि नहीं करवाओगे. एडमिनिस्टर प्रोफिलैक्टिक एंटीकोआगुलेंट्स, ये दोगे कि नहीं दोगे. रीपोजिशन द क्लाइंट एवरी 2 आवर्स, ये करोगे कि नहीं करोगे. रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक, ये करेंगे कि नहीं करेंगे. टेल मी द आंसर, क्या आंसर आता है. सीधा सीधा डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या करोगे. एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग्स, इनकरेज आवरली एम्बुलेशन, प्रोफिलैक्टिक एंटीकोआगुलेंट्स, रीपोजिशन द क्लाइंट एवरी 2 आवर्स और रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड इनटेक. क्या क्या बोल रहे हैं. A, B and D. A, B and D. A, B, D. C क्यों नहीं. A and D. A, C, D. A, C, D. A, B, D, A, C, D. A, B, D and A, C, D. A, B, D, A, C, D. Okay. I didn't find anything matching CD, A, B, D. No, I'm not talking to you, Siri. वहाँ पे Siri on है. Okay. ठीक है. Can I have the answer? A, B, C, D, E. Okay. सबसे पहले तो don't overthink strategy कैसे लगानी है. Focus on the facts. The client is on bed rest after surgery. You are being asked to identify intervention to prevent complications of immobility. ठीक है. Stick to what's in the question. There is no information suggesting that the patient can ambulate or their fluid status is compromised. Answer the question based upon what is explicitly mentioned. मतलब exactly क्या mentioned है. बेड रेस्ट है और प्रिवेंट करनी है कॉम्प्लिकेशन. हमें ये कुछ नहीं बोला गया कि पेशेंट एम्बुलेट कर सकता है ना. नो इन्फॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट द पेशेंट कैन एम्बुलेट और दैट देयर फ्लूइड स्टेटस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ. डोंट एज्यूम अननेसेसरी डिटेल्स. डोंट थिंक अबाउट द पोटेंशियल अंडरलाइंग कंडीशन जो कि स्टेटेड ही नहीं है टेस्ट में. तो इसका आंसर देखते हैं. द करेक्ट रिस्पॉन्सेज आर A, C, D. तो B क्यों नहीं है. द क्लाइंट इज ऑन बेड रेस्ट सो एम्बुलेशन इजंट एप्रोप्रिएट. ओवर थिंकिंग माइट मेक यू टू मेक guessing this choice, but based upon the information given bed rest, this is not a valid intervention. उसको बेड रेस्ट है तो किसी वजह से ही बेड रेस्ट होगा. ठीक है, वो एम्बुलेट नहीं कर पा रहा होगा इसीलिए वो बेड रेस्ट पे होगा. तो इसीलिए ये ऑप्शन चूज नहीं करनी थी. अदरवाइज अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से चले तो हम लोग डीवीटी की प्रिवेंशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें हम लोग सोचते हैं कि एम्बुलेशन करनी है, जबकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि बेड रेस्ट पे ही है पेशेंट, यानी कि वो एम्बुलेट नहीं कर सकता. इमोबिलिटी इसीलिए है और इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस ही प्रिवेंट करनी थी. तो करेक्ट ऑप्शन A, C और D है. E इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का कुछ है ही नहीं, कुछ लेना देना है ही नहीं. फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट आप करो. ठीक है, तो इसलिए जो E ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है और B वो भी इनकरेक्ट है. ठीक है, आगे चलिए जी. तो ये है हमारी स्ट्रेटजीज. आई वांट यू टू शो टू दैट सेकंड स्लाइड. ओके, तो ये है हमारी स्ट्रेटजीज और ये स्ट्रेटजीज आपके बहुत ज्यादा काम आती है व्हेन एवर you are going for NCLEX RN. Now join NNC and become RN और LPN. क्लासेस पे बिग डिस्काउंट चल रहा है. 1918 की क्लासेस आपको 1499 में मिल रही हैं. 4 महीने की क्लासेस मिल रही हैं. MCQs मिलते हैं आपको बहुत सारे. हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट मिलता है और ऐसा टीचर मिलता है रोज क्लास लेने को जो कि इस तरह से आपको टीच करता है. और इसके साथ साथ आपको नवकिरण नर्सिंग क्लासेस, ऐप का एक्सेस, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक अलग से, रिकॉर्डेड लेक्चर रोज के, और इसके साथ साथ आपको नोट्स 2 तरह के, लॉन्ग शॉर्ट,
इंट्रोडक्शन टू एनक्लेक्स आरएन अलॉन्ग विद इट्स किस तरह से इनकी मार्किंग स्कीम चलती है, ठीक है, किस तरह से क्या होता है, क्या है, कितने टेस्ट आइटम्स आते हैं एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन में, प्लस और क्या मिलता है आपको, न्यूमोनिक्स, टर्मिनोलॉजी, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी, उसका मीनिंग, ड्रग्स, एंटीडोट्स, पता नहीं और क्या क्या, लेबोरेटरी वैल्यूज, हर एक चैप्टर के अलग से नोट्स मिलते हैं, मतलब बहुत कुछ और भी बहुत ही कुछ होगा। एनक्लेक्स आरएन के 5 एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट मिलते हैं बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल टेस्ट। रेक्स भी इनका भी सेम ही है सारा कुछ। तो कोई भी टेस्ट का आपको प्रिपेयर करना है तो आ जाओ। पता आज चला तुम्हें क्यों इतनी ज़्यादा सिलेक्शंस आती हैं नवकिरण नर्सिंग क्लासेस पे? जितने भी हमारे टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड एमएससी नर्सिंग टीचर्स जो कि रजिस्टर्ड नर्सिस हैं इनटू द वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल अदर देन इंडिया, और कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्सिस हैं, कनाडा में रजिस्टर्ड नर्सिस हैं, अमेरिका में रजिस्टर्ड नर्सिस हैं, और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए टीचर्स हैं। मैंने खुद पीजीआई से एमएससी नर्सिंग करके रखा है, मेरी ग्रेजुएशन भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में से हुई थी। तो अब आपको पता चला कि आप कितनी अच्छी क्लासेस में आओगे अगर आप हमें ज्वाइन करोगे। नंबर हमारा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? जी अभी लाइव एंड करो। आज आपको मिलाते हैं नवकिरण कौर से, जो कि एक शिक्षक और एक नर्स एंटरप्रेन्योर हैं। पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव से ये ताल्लुक रखती हैं। इनके माता पिता हमेशा चाहते थे कि नवकिरण कुछ अलग और बड़ा करे, और इसीलिए शुरू से ही इनके दिमाग में एक लक्ष्य निर्धारित हो गया था जो कभी किसी औसत चीज से संतुष्ट नहीं होना है। स्कूल के समय में इनको हेड गर्ल के रूप में चुना गया और शिक्षकों ने उनके बेस्ट लीडरशिप स्किल्स की सराहना की। वैसे तो ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने करवट ली और एक नर्स बनने का सोच लिया। 2005 में इन्होंने राज्य स्तर पर पीपीएमईटी में 14th रैंक प्राप्त की और पंजाब राज्य के फेमस कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के समय में इन्होंने कई आंदोलन और हड़ताल की, जिसका फायदा कई नर्सिंग स्टूडेंट्स को मिला। ये कॉलेज की प्रेसिडेंट रह चुकी है और उसी समय में कॉलेज में सुविधाओं के अभाव के कारण जी हाँ जी, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा आज खराब है, तो इस वजह से, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का सेशन हो गया था, तो माई थ्रॉट इज लिटिल बिट। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, दिस इज द फी स्ट्रक्चर, और नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। तो आप सब लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बस यही बोलने के लिए आई थी। और हैप्पी दशहरा टू एवरीबडी, हैप्पी दशहरा टीम, एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीबडी। एंड अगले सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे क्या लाइव चाहते हो प्लीज हमें बता देना, सो दैट वी कैन गेट बैक टू यू। और नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऐप एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, वो क्या इसको बोलते हैं, आईपैड, आईफोन और iOS पे अवेलेबल है, तो आप उस पर भी डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप भी डाउनलोड करो और हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन करो अगर एनक्लेक्स आरएन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। जितना भी गैप है, चाहे आप जीएनएम हो, कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यू विल बी एबल टू क्रैक योर एनक्लेक्स आरएन, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है? तो आओ और हमें ज्वाइन करो। एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है तो भी ज्वाइन करो, क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी ज्वाइन करो, ठीक है? तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद द लाइव। थैंक यू जी। आज आपको मिलाते हैं नवकिरण कौर से, जो कि एक शिक्षक और एक नर्स एंटरप्रेन्योर हैं। पंजाब के एक बहुत छोटे से गांव से ये ताल्लुक रखती हैं। इनके माता पिता हमेशा चाहते थे कि नवकिरण कुछ अलग और बड़ा करे, और इसीलिए शुरू से ही इनके दिमाग में एक लक्ष्य निर्धारित हो गया था जो कभी किसी औसत चीज से संतुष्ट नहीं होना है। स्कूल के समय में इनको हेड गर्ल के रूप में चुना गया और शिक्षकों ने उनके बेस्ट लीडरशिप स्किल्स की सराहना की। वैसे तो ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने करवट ली और एक नर्स बनने का सोच लिया।
2005 में इन्होंने राज्य स्तर पर PPMET में 14th रैंक प्राप्त की और पंजाब राज्य के फेमस कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के समय में इन्होंने कई आंदोलन और हड़ताल की, जिसका फायदा कई नर्सिंग स्टूडेंट्स को मिला। ये कॉलेज की प्रेसिडेंट रह चुकी है और उसी समय में कॉलेज में सुविधाओं के अभाव के कारण सन 2009 में पंजाब के नर्सिंग इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल की और कुछ समय बाद इनकी मांगों को सरकार ने माना और ग्रांट की राशि से कॉलेज की दशा बदल गई।